हे गाइस, तो हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला, जिसके हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने लास्ट टाइम जब मैंने अपना सेकंड वीडियो कंप्लीट किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो मैंने आपको लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया था बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप सब ने रिवाइज़ कर लिया होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना। और जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हो, जाकर पुराने वीडियो देख लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है सर नेट सोन एरिया। क्या बोलेंगे? नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया। दोनों में डिफरेंस क्या है बहुत ढंग से समझना आप लोग। अब मान लो कोई पर्टिकुलर लैंड है, मैं सबसे पहले नेट सोन एरिया का मतलब बता रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लैंड पर एक साल के अंदर, उस पर्टिकुलर लैंड के अंदर एक साल के अंदर एक ही क्रॉप अगर आपने प्रोड्यूस कर रहे हो, उस ज़मीन में एक ही तरह का क्रॉप आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर लैंड देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन क्रॉप, एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। ठीक है बच्चों। अब आता है सर ग्रॉस सोन एरिया। सर ये क्या होता है? वापस मैं डेफिनेशन वो रिपीट करूँगा, उसमें हल्का सा वेरिएशन। ये लैंड है सर, क्या ये लैंड? ठीक है, इस ज़मीन पर अगर आप एक साल के अंदर एक से ज़्यादा यानी 2 और या उससे ज़्यादा आप क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? सर उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस सोन एरिया। यानी नेट सोन एरिया की बात तो इतनी सी थी कि एक साल के अंदर उस पर्टिकुलर ज़मीन पर, लैंड पर एक ही तरह का क्रॉप प्रोड्यूस कर पा रहे थे। और सर जबकि ग्रॉस सोन एरिया किस चीज़ के बारे में बात करता है? उसी ज़मीन पर उस पर्टिकुलर ईयर पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस सोन एरिया। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपके नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया। समझ में आई? क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों बताया, तो हम लोग इससे सिंपल सी एक बात समझ रहे हैं, इससे सिंपल सी एक बात समझ रहे हैं कि लोग अपनी ज़मीन का, यानी किसान अपनी ज़मीन का कितना यूज़ करता है। नेट सोन एरिया बताता है, ग्रॉस सोन एरिया बताता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे इंडिया में जो ज़मीन है उसका वो कैसे यूज़ की जाती है। हमारे इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको समझनी है कि लैंड के जो ज़मीन है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे लैंड इफेक्ट होता है। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल कौन सी है, टेक्नोलॉजी कौन सी, कल्चर, लोग ज़मीन का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सब। अब आप बहुत ढंग से इजी चीज़ समझना। जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है हमारे इंडिया का वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोला? टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है हमारे इंडिया का वो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, शायद आपको याद हो, 9 क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसमें ये था कि हमारे इंडिया में हमारा इंडिया कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है, तो उसका आंसर क्या था सर? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आज भी हमारा जो ज़मीन है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता बच्चों। इज़ दैट क्लियर? हमारे यहाँ परमानेंट जो पेस्टर्स है, सर पेस्टर्स मैंने आपको हिंट दे दो, पेस्टर्स मतलब वो ज़मीनें जहाँ पर जो कैटल्स होते हैं उनको ग्रेज किया करवाया जाता है। ग्रेजिंग यानी चारा खिलाया जाता है। वो ज़मीनें जिससे कैटल यानी गाय और उनके लिए चारा आता है भैया। लेकिन वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं सर? ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ख़त्म होते जा रहे हैं तो कैटल्स को कैसे ग्रेजिंग किया करवाया जाएगा? ग्रेजिंग यानी चारा। और एक और पॉइंट है, हमारे इंडिया में जो ज़मीन है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है, और उसकी जो कॉस्ट है ना बच्चों, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कल को हम मान लो ज़मीन पर काम करें भी सही, चलो पुअर क्वालिटी है अगर, लेकिन हम लोग उस पर पैसा खर्च भी करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसकी सर? लैंड की। तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, जो पेस्चर लैंड है वो कम होता जा रहा है, पुअर क्वालिटी के लैंड है, जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है सर किसकी? लैंड की। इज़ दैट क्लियर? आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे इंडिया में जो नेट सोन एरिया हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा सर? 54%। ये कैसे पता पड़ा बेटा? मैंने आपको बताया था नेट सोन एरिया का मतलब एक पर्टिकुलर ज़मीन को एक साल के अंदर एक ही बार यूज़ किया जा रहा है, एक ही तरह का क्रॉप प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है ना यार। ज़मीन तो ऐसी होनी चाहिए जिस पे हम लोग एक क्रॉप क्या 5-5, 6-6 क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर पाएँ।
लेकिन अगर नेट सोन एरिया यानी ज़मीन में हम लोग एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बेटर नहीं है, हमारे लिए ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम लोग तो बैक स्टेप होते जा रहे हैं भैया। तो NSA किसकी बात करता है? NSA बताता है एक तरीके से NSA ये बताता है कि हमारा ग्रोथ कितना रुक गया है, कितना नेगेटिविटी आ गई है। ठीक है ना बच्चों? तो अगर ऐसे ही लैंड पुअर क्वालिटी के बढ़ते गए, कॉस्ट बढ़ती गई, तो उससे हमारा नेट सोन एरिया कितना परसेंट हो जाएगा? 54%। अब आप एक और चीज़ समझो, जो नेट सोन एरिया होता है ना, उसका परसेंटेज अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करूँ तो जो नेट सोन एरिया है बच्चों वो कितना है? 80%। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पर जो नेट सोन एरिया है वो कितना है? 10%। है कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो ये बहुत सही नहीं है, ये सही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा बोलूँ, चलो हो भी जाता है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़मीन को हम लोग मेंटेन करके रखें। उसके बाद आता है बेटा फॉरेस्ट एरिया वाला टॉपिक। अब बच्चों जो जंगल वाला एरिया, जंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था। हिस्ट्री का एक चैप्टर था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, यस, उससे पता पड़ गया ज़मीनों का, जंगल कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक चीज़ समझो, जो एक पॉलिसी आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, एक्चुअल में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया था कि एक्चुअल में 33% तो कम से कम जंगलों को प्रिजर्व होना ही चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा। यानी टारगेट 33% है जंगलों का, इतने जंगल होने चाहिए, लेकिन उससे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी बच्चों? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये फोकस कर रही थी कि ये जो लॉस होता जा रहा है इसको कैसे रिकवरी की जाए। जंगल जैसे जैसे डिसअपेयर होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ से ओवरकम कैसे किया जाए। समझ में आ रही बात? तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअल में ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग यानी सब कंटिन्यूसली लैंड का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, और उसकी कोई प्रोटेक्शन कर ही नहीं रहा है। ज़मीन पे केमिकल्स का यूज़ करते जा रहे हैं, जिसके कारण ज़मीन पूरी ख़त्म होती जा रही है, फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है। तो इतने टाइम से अगर हम लोग उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका प्रोटेक्शन भी करना बहुत ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब ज़मीन आप यूज़ करोगे और वो ख़राब होगी तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? लैंड डिग्रेडेशन। देखो कितना कितना परसेंट एरिया किस किस चीज़ से डिग्रेड हो रहा है। जैसे 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है। कौन सा? फॉरेस्ट, जंगलों के थ्रू। जंगल, एक बार बताओ, जो जंगल होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उस जंगलों का यूज़ क्या है सर? वो वहाँ पर पेड़ पौधे, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ट्रीज़ है तो वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ ना, वहाँ पर कुछ कर थोड़ी सकते हो, बिल्डिंग थोड़ी बना सकते हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। कितना परसेंट है? 28। फिर बात करते हैं पानी से कितना एरिया, सबसे ज़्यादा पानी है, समुद्र, बहुत सारी नदियाँ, है ना, उससे कितना एरिया हो रहा है एरोडेड? 56%। ठीक है, कितना? 56। सलाइन और एल्कलाइन लैंड यानी सॉल्ट वाटर, एल्कलाइन आप समझते हो, आप साइंस में पढ़ते हो, है ना, एक एसिड और ये सब होते हैं, तो इससे कितना वो गिरा हुआ एरिया है सर? 6%। विंड, हवा के कारण जो सॉइल उड़ जाती है, टॉप सॉइल, उसको बोलते हैं विंड एरोडेड एरिया, जो सॉइल को उड़ा देता है हवा के थ्रू, वो कितना परसेंट है सर? 10%। तो अब इसका टोटल करके देख लेना भले, ये 100% हो जाएगा। एक तो 28 फॉरेस्ट से गिरा हुआ है, एरोडेड हो रहा है, 56 वाटर से हो रहा है, 6 सलाइन एल्कलाइन से हो रहा है, 10 विंड एरोडेड एरिया। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऐसे क्या रीज़न है सर जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। ऐसे क्या रीज़न है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है? तो आपके सामने है पहला पॉइंट, माइनिंग। कौन सा पॉइंट है बच्चों? माइनिंग। माइनिंग समझते हो ना, जो पत्थरों का काम होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो भी रॉक्स होते हैं। सर इससे कैसे होता है बेटा? जब माइनिंग करी जाती है, जैसे मान लो अब जैसे कोटा में, मैं आपको बताऊं जगह जगह, जैसे गुमानपुरा देख लो, क्योंकि मैं खुद कोटा राजस्थान से हूँ, और आप जो बच्चे देख रहे हैं मोस्टली तो बहुत सारे कोटा सिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप देखो रोड जब बनते हैं, आपने देखा है आपके शहरों में रोड बनते हैं, तो रोड बनते तो कितने बड़ी बड़ी क्रेन्स का यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। ब्रिजेस बनते हैं जब, तो गड्ढे खोदते हैं, गड्ढों को बोलते हैं हम एक्सकेवेशन। क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन। और डीपली होते हैं, बहुत गहरे गड्ढे, जिससे काफ़ी खतरनाक क्या हो जाते हैं सर? निशान हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कैर्स, SCARS, स्कैर्स। तो इससे लैंड क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ माइनिंग। दूसरा क्या होता है सर? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी क्या होता है? ग्रेजिंग तो सबको मैंने आपको बताया सर, चारा। क्या होता है? चारा, चरना।
तो अब मेरी बात सुनो, कई बार कैटल ग्रेस करती है तो वो इतनी खतरनाक तरीके से चारा खाती है कि वो जो टॉप सॉइल होती है ना, ऊपर की जो लैंड की टॉप सॉइल, उसको ही उड़ा देती है। ओवर ग्रेजिंग, तभी नाम क्या है, ओवर ग्रेजिंग। नॉर्मल ग्रेजिंग इज इनफ, ओवर ग्रेजिंग बेकार है। तीसरा, ओवर इरीगेशन, इसको वाटर लॉगिंग भी बोलते हैं बच्चों। ज़रूरत से ज़्यादा भी ग्राउंड वाटर का खेती बाड़ी में पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में वो सही नहीं रहता। ग्राउंड नेचुरल पानी अलग रहता है, ग्राउंड वाटर बहुत इतना खास नहीं रहता। और वाटर लॉन्ग यानी पानी एक जगह जमा हो जाना। अब यार पानी जब एक जगह जमा हो जाएगा तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो ये भी एक रीज़न है। ओवर इरीगेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंड वाटर, है ना, इरीगेशन का इस्तेमाल नहीं करना, इससे भी लैंड डिग्रेड हो जाता है। सर और कौन सी इंडस्ट्री होती है? सैरेमिक इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी सोप्स की इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज़। तो बच्चों इससे क्या होता है सर, ये जो सीमेंट इंडस्ट्री से डस्ट आता है, डस्ट धूल आती है, और ये धूल सॉइल के ऊपर जम जाती है, उसके ऊपर जम जाती है। अब सर उससे क्या होगा, अब वो सॉइल जब उस सॉइल के ऊपर जब डस्ट जम जाती है तो उससे सॉइल को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता, यानी इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता। हर सॉइल को पानी चाहिए बच्चों। अब सर पानी कैसे मिलेगा? डस्ट जम गई तो बोलोगे पानी से तो हट जाएगी, ऐसे नहीं होता है, जम जाती है। जैसे बर्फ़ नहीं जम जाती है, उसको हटाना कितना टफ होता है, ऐसे सॉइल के ऊपर डस्ट जम जाती है, जिसके कारण पानी उसको मिल नहीं पाता, तो इससे भी लैंड डिग्रेड हो जाता है। पहला माइनिंग, दूसरा ओवर ग्रेजिंग, तीसरा ओवर इरीगेशन, चौथा डस्ट, फिफ्थ इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स। सर ये क्या होता है? एफ्यूलेंट्स का मतलब होता है बच्चों कचरा, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज़ कुछ भी प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है, उसका जो वेस्ट रिलीज़ करती है, वो बहुत गंदा होता है ना। वेस्ट तो तुम लोग जानते हो, कचरा। तो वो जब बाहर जाता है, रिलीज़ होता है, तो उससे लैंड क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कचरा मान लो एक जगह पड़ा है, मान लो खुली मैदान में हमने कचरा डाल दिया, फेंक दिया, आपने देखा होगा, तो वो जो कचरा होता है वो ज़मीन की जो ओरिजिनलिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स। तो सर इसका सॉल्यूशन, अब हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, जो आपने प्रॉब्लम्स पढ़ी ऊपर उसका वाइज एंड वर्सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। सर जैसे अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन एक और रीज़न के कारण होता है, मैंने लिखा नहीं, वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना। काटते जाओ तो ज़मीन तो जो एक ओरिजिनलिटी थी वो तो ख़त्म होती जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या हो जाएगा सर, एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा पेड़ लगाओ, वो अच्छा होता है भैया। देखो जंगल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे ही एरिया जंगल है तो वो बेकार हो जाते। तो लोग एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, इंडस्ट्रीज़ कैसे सेटअप करेंगे? तो फॉरेस्ट एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उस लिमिट के बाहर अगर फॉरेस्ट हो जाते हैं तो उसको काटना पड़ता है। और क्या मैंने आपको बताया था, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। तो प्रॉपर ग्रेजिंग हो सर, प्रॉपर ग्रेजिंग हो, मतलब जो चारा होता है उसको उतना अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पाएँ, यानी जो ग्रेजिंग होती है, ग्रास होती है ना, ग्रास। ग्रेजिंग मैनेजमेंट क्या होता है? अब बोलोगे सर कैटल तो खाएगी, घास तो खाएगी, तो बेटा घास को थोड़ा ऊपर लेवल पर क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, थोड़ा उसकी हाइट रखो, ताकि जो कैटल है यानी गाय है उसको प्रॉपर ग्रास मिल पाए, ताकि वो ज़्यादा डीपली नहीं जाए। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग मैनेजमेंट। ज़्यादा डीप जाएगी तो सॉइल को उड़ा देगी, जिससे लैंड डिग्रेड हो जाएगा। और बेटा प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, क्रॉप के चारों तरफ हम लोग पेड़ पौधे लगा दें, उससे क्या होगा, क्रॉप्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। विंड आएगी ना, विंड यानी हवा, तो वो क्रॉप्स को उड़ा नहीं पाएगी, सीधी सी बात है। तो उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कचरा रिलीज़ करती है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो उससे लैंड डिग्रेड होता है। तो जब भी कोई इंडस्ट्रीज़ कचरे को बाहर रिलीज़ कर रही है, डंप कर रही है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू ही करे। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी, जैसे डिस्पोजल की फैक्ट्रीज होती है या कोई भी आयरन स्टील की फैक्ट्रीज होती है, उस वेस्ट तो निकलेगा ही, तो उसको प्रॉपर क्या किया जाए, पहले उस कचरे को प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद ही उसको बाहर रिलीज़ किया जाए, ताकि कचरे से लैंड डिग्रेडेशन ना हो। और माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल किया जाए। हालांकि होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक मेजर्स हैं कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ क्या लिखोगे बेटा, माइनिंग। सबसे लास्ट है ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। सर ये क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
तो बच्चों ये थॉर्नी बुशेस एक तरीके से कांटेदार पौधे होते हैं, मोस्टली डेजर्ट साइड लगे रहते हैं और ये टॉप सॉइल को उड़ने से बचाते हैं सर, ठीक है ना। तो थॉर्नी बुशेस भी सॉइल को कंट्रोल करने में लैंड को डिग्रेड होने से बचाते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपके सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो आज अपन का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आएगा बच्चों, जो सॉइल्स के ऊपर होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आज मैंने अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, लैंड यूज़ पैटर्न पढ़ा और नेट सोन एरिया, ग्रोथ सोन एरिया पढ़ा, फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे यहाँ, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके सल्यूशंस क्या हैं कि कैसे लैंड डिग्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखोगे आप लोग और जो भी डाउट है मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। आई होप सारा मैं वैसे क्लियर कर ही रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख देना ताकि क्लियर होते जाए आपके सारे कंसेप्ट, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। चलो काफ़ी है, बाय।